7 क्रिस्टल सिस्टम पिछले क्लास में याद हो गया था। क्रिस्टल सिस्टम का मतलब ये हुआ कि हमारा यूनिट सेल का डिज़ाइन क्या है, उसके साइड में और उसके एंगल में क्या रिलेशन है, बस इतना ही। उस यूनिट सेल में बेसिस कहाँ पे होगा, बेसिस का मतलब एटम चाहे आयन चाहे मॉलिक्यूल कहाँ पे होगा, इसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है। नीचे लिखो स्टार देकर, लिखो देयर आर, लिखो देयर आर 4 ways, देयर आर 4 ways, 4 तरीका है। देयर आर 4 ways in which lattice points may be present, lattice points may be present in any crystal system, किसी भी क्रिस्टल सिस्टम में टोटल कितने तरीकों से एटम रह सकता है? 4 तरीकों से। चारों तरीकों से रहेगा ही, ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन यही 4 तरीके से अगर रहेगा तो इन्हीं 4 तरीके से रहेगा। क्लियर हुआ? ठीक है, इसमें लिखो ए, इसमें ए लिखो, देखो तो बच्चे आ रहा है इसमें, एरो आ रहा है, ठीक। सिंपल चाहे प्रीमिटिव, है ना, शॉर्टकट में से बोलते हैं पी। लिखो ए करके चाहे एरो देकर लिखो, सिंपल और प्रीमिटिव, सिंपल और प्रीमिटिव लिख लिए। इसमें क्या सीन है कि किसी भी क्रिस्टल सिस्टम में केवल कॉर्नर पे एटम होता है और कहीं पे नहीं। अच्छा, कॉर्नर पे केवल एटम ही हो सकता है, आयन नहीं हो सकता है? हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है। बेसिस 3 तरह का होता है ना, एटम, आयन और मॉलिक्यूल, तो तीनों में से कुछ भी हो सकता है। तो मेरा बोलना ये सही है क्या कि कॉर्नर पे एटम होगा? नहीं, मेरा बोलना क्या सही होगा? लैटिस पॉइंट जो है वो कॉर्नर पे होगा, लैटिस पॉइंट जो है वो कहाँ होगा? कॉर्नर पे होगा, और उस लैटिस पॉइंट पे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसमें लिखो एरो देकर, सॉरी इसमें आगे लिखो, इसी में आगे लिखो एरो देकर, यहाँ पे लैटिस पॉइंट्स लिखो, लैटिस पॉइंट्स आर प्रेजेंट, लैटिस पॉइंट्स आर प्रेजेंट, लैटिस पॉइंट्स आर प्रेजेंट at each corner of the unit cell, lattice points are present at each corner of the unit cell, हर कॉर्नर पे मौजूद होगा। क्लियर हो गया? ठीक है, अगला लिखो, बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर ब्रैकेट में लिखना कैपिटल आई। नाम से क्लियर हो रहा है? गेस कर सकते हो कहाँ कहाँ पे लैटिस पॉइंट होगा? कॉर्नर पे होगा और बीच में बॉडी सेंटर पे होगा। और बॉडी सेंटर हम मैथमेटिकली कैसे निकालेंगे? हाँ, जो बॉडी डायगोनल है, इस कमरे में कितना बॉडी डायगोनल? इस कमरे में कितना बॉडी डायगोनल? कितना? 4, 6, 8, कितना? 4 ना? 4 होगा ना? उस कॉर्नर को उस अपोजिट वाले से मिला दो, तो ये दोनों कॉर्नर मिलकर एक ही बॉडी डायगोनल दे रहा है ना। टोटल कितना कॉर्नर है? 8 है, और प्रत्येक बॉडी डायगोनल 2 कॉर्नर के करस्पॉन्डिंग है, तो टोटल कितना आएगा? 4 आएगा। मैथमेटिकली आ गया। एक्चुअल में गिन लो कितना आएगा। उस कॉर्नर को उससे मिलाओ, 1 हुआ। नीचे वाले कॉर्नर को उस ऊपर वाले से, 2 हुआ। इस नीचे वाले को किससे मिलाएंगे? उधर ऊपर वाले से, ठीक है, 3, और इस ऊपर वाले को उधर नीचे वाले से। टोटल कितना आ गया? 4 आया। तो चारों बॉडी डायगोनल एक पॉइंट पे कट करेगा, ठीक बीच में। उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? बॉडी सेंटर। और बॉडी सेंटर यूनिट सेल जो होता है, उस यूनिट सेल में सारे कॉर्नर पे तो एटम रहेगा ही, साथ साथ बॉडी सेंटर पे भी एटम रहेगा। ठीक है, अभी अगर हम एटम बोले तो समझना हम बात कर रहे हैं लैटिस पॉइंट की। एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है। सिंप्लिसिटी के लिए हम एटम वर्ड को इस्तेमाल करेंगे। क्लियर हुआ? लिखो लैटिस पॉइंट्स आर प्रेजेंट, लैटिस पॉइंट्स आर प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर,
लैटिस पॉइंट्स आर प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर, लैटिस पॉइंट्स आर प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर एंड एट द बॉडी सेंटर, एंड एट द बॉडी सेंटर, एंड एट दी बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर पे होगा। डन, ठीक है। अगला लिखो फेस सेंटर। फेस, कमरे में फेस कौन सा है? फेस का मतलब क्या? ये साइड, और हम बोल रहे हैं फेस सेंटर। बॉडी सेंटर बोल रहे हैं क्या? यानी ये वाला सेंटर नहीं, फिर कौन सा सेंटर? फेस का सेंटर। मैथमेटिकली कैसे निकालें? इस कॉर्नर को किससे मिला दें? उस वाले से, और उस ऊपर वाले को इस वाले से। यानी इस दीवार का जो सेंटर होगा उसे हम फेस सेंटर बोलेंगे। कॉर्नर पे तो एटम रहेगा ही, साथ साथ प्रत्येक फेस के सेंटर पे भी एटम होगा। टोटल कितना फेस? इस कमरे में टोटल कितना फेस? 6 फेस। इस कमरे में टोटल कितना फेस? 6 फेस। यानी कि फेस सेंटर पे कितना एटम? 6 एटम होगा। क्लियर हुआ? कमरे के अंदर में कितना होगा हमको नहीं पता। जैसे बॉडी सेंटर पे एटम है तो वो तो पूरा साबुत कमरे के अंदर ही है, लेकिन अगर यहाँ पे कोई एटम है, अगर यहाँ पे किसी स्फीयर का सेंटर है तो वो पूरा स्फीयर इस कमरे में होगा या आधा ही होगा? आधा किधर होगा? उस साइड होगा ना। अगर इस वॉल पे, इस सरफेस पे किसी स्फीयर का सेंटर रखते हो तो आधा स्फीयर इस साइड होगा, राइट साइड, और आधा किधर होगा? लेफ्ट साइड में होगा। तो कमरे में तो आधा ही होगा। अभी उससे मतलब नहीं है। अभी हम क्या बोल रहे हैं? 6 फेस है तो 6 फेस के सेंटर पे एटम होगा। क्लियर हुआ? और कहाँ एटम होगा इसमें? कॉर्नर पे तो रहेगा ही, कॉर्नर पे तो ऑलवेज होता है। क्लियर हुआ? फेस सेंटर ब्रैकेट में लिखना कैपिटल F। फेस सेंटर को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल F से। लिख लिया? लिखो लैटिस पॉइंट्स, लिखो लैटिस पॉइंट्स आर प्रेजेंट, लैटिस पॉइंट्स आर प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर, लैटिस पॉइंट्स आर प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर, lattice points are present at each corner and at the center of each face, and at the center of each face, प्रत्येक फेस के सेंटर पे भी होगा। डन, ठीक है। अगला लिखो नंबर 4, एंड सेंटर। एंड सेंटर ब्रैकेट में लिखना कैपिटल C। एंड सेंटर को कैपिटल C से रिप्रेजेंट करा जाता है। एंड सेंटर, अब देखो फेस सेंटर तो समझ गया, एंड सेंटर उसी के तरह का है। डिफरेंस क्या है? बस एक कोई भी ऑपोजिट फेस चूज कर लो। फेस सेंटर में सारे फेस के सेंटर पे होता है, एंड सेंटर में सारे फेस के सेंटर पे नहीं होता है। वन सेट ऑफ ऑपोजिट फेसेस, यानी अगर छत को चूज करते हो तो किसको चूज करोगे? फ्लोर को। तो एक फ्लोर के सेंटर पे होगा और एक छत के सेंटर पे होगा। क्लियर हुआ? अगर हम इसको चूज ना करके इस वाले वॉल को चूज करें तब एक इसके सेंटर पे होगा और इसके ऑपोजिट वाले पे होगा। क्लियर हुआ? ठीक है। लिखो लैटिस पॉइंट्स आर प्रेजेंट, लैटिस पॉइंट्स आर प्रेजेंट, लैटिस पॉइंट्स आर प्रेजेंट, लैटिस पॉइंट्स आर प्रेजेंट एट each corner, at each corner and Sandra, and at the center of one set of opposite faces, and at the center of one set of opposite faces, and at the center of, लिख लिए, एंड एट द सेंटर ऑफ वन सेट ऑफ ऑपोजिट फेसेस। ठीक है। तो देखो आता है बनाना ये? हाँ, बचपन में सीखे होगा, 5th-6th क्लास में बनाना। बोलो ठीक, अभी नहीं बनाना, बोलेंगे।
तो प्रिमिटिव में एटम कहाँ कहाँ पे होगा? सारे कॉर्नर पे, यहाँ होगा, और कहीं होगा? यहाँ भी, यहाँ पे होगा? नहीं होगा? हाँ, ये कॉर्नर नहीं है, ये बस ऐसे ही दिख रहा है। 1 2 3 4 है ना, बॉटम पे 4 और टॉप पे 4। तो ये हमारा प्रिमिटिव हो गया। ठीक है, बॉडी सेंटर में क्या सीन होगा? कॉर्नर पे तो एटम होगा ही, हो गया। और कहाँ होगा? यानी कि अगर हम इस वाले कॉर्नर को लें तो इसके अपोजिट कॉर्नर इससे मिला देंगे, और अगर इसे लो तो इससे मिला देंगे। जहाँ पे कट करा, क्या वही हमारा बॉडी सेंटर होगा? चारों डायगोनल ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। 2 के क्रॉस सेक्शन से जो पॉइंट आया, चारों ड्रॉ करते तो भी वही आता। डन हो गया। ठीक है, अगला है हमारा फेस सेंटर। फेस सेंटर में एटम कहाँ कहाँ पे? सारे कॉर्नर पे तो होगा ही। और कहाँ पे होगा? फेस के सेंटर पे, यहाँ होगा क्या एक? और कहाँ होगा? इसके जस्ट नीचे यहाँ पे होगा। सही है बच्चों? लेफ्ट साइड के सेंटर पे, यानी यहाँ होगा तो राइट में भी होगा, यहाँ भी होगा। और कहाँ? फ्रंट वाले फेस पे और एक बैक वाले फेस पे। तो तुम लोगों को वो विजुअलाइज हो सके इसलिए इन दोनों को डॉटेड लाइन से मिला दिया हमने। ज्योमेट्रिकली ये जो पीछे का फेस है उसका सेंटर यहाँ कहीं होगा, और जो फ्रंट का फेस है उसका सेंटर यहाँ कहीं होगा। इसे भी हम डॉटेड लाइन से मिला दिए। क्या इमेजिन हो गया? हर फेस के सेंटर पे एक एटम दिख रहा है क्या? बोलो। ठीक, लास्ट कौन सा है? एंड सेंटर। सारे कॉर्नर पे एटम आ गया, और कोई भी एक अपोजिट फेस चूज कर लो। सपोज करो एक टॉप का तो एक बॉटम का। ये हमारा एंड सेंटर हो गया। सही है, बन जाएगा? बना लो जल्दी से। ये नोट नहीं करना। क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, याद है ना? बोलो। उसके बाद चाहे रोम्बोहेड्रल, है ना? तो पिछले क्लास में बस यही बताए थे। अब देखो इन्हीं सातों में, है ना, लिख लिए ना? अब देखो ये 7 क्रिस्टल सिस्टम बताए थे, तो इन्हीं सातों में इस तरीके से एटम अरेंज्ड होगा लैटिस पॉइंट। लेकिन सब में सब नहीं पाया जाता है। काम करो, पीछे क्लास में जो बनाए थे टेबल उसमें जाओ। ठीक है, और ये जो 7 लिखे हो गए, या तो इसके पहले थोड़ा सा जगह खाली होगा, या तो इसके बाद में थोड़ा जगह खाली होगा, है क्या? ठीक, तो क्यूबिक में P पाया जाता है, I पाया जाता है और F पाया जाता है। यानी कि कौन कौन सा? प्रिमिटिव और रख दो ना, यही रख दो, यही रख दो। प्रिमिटिव और कौन सा? बॉडी सेंटर, और कौन सा? फेस सेंटर। क्लियर हुआ? ठीक है, टेट्रागोनल में प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर पाया जाता है। सही है? ठीक है, ये तीसरा जो है अकेला जिसमें चारों पाया जाता है, PICF। सही है, और ये चौथा जो है इसमें प्रिमिटिव और एंड सेंटर पाया जाता है। पहला याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पढ़ना है तो ये तुमको याद हो ही जाएगा।
हम लोगों को बस इसमें दो पढ़ना है, एक क्यूबिक पढ़ना है और एक कौन सा पढ़ना है, हेक्सागोनल। बाकी का नाम पता होना चाहिए, जो साइड और एंगल में रिलेशन था वो पता होना चाहिए, कौन कौन सा पाया जाता है ये पता होना चाहिए, लेकिन उसमें हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे। जैसे अभी हम लोग फिर से हेडिंग देंगे क्यूबिक का और एक एक करके तीनों को पढ़ेंगे, तीनों में डेंसिटी निकालेंगे, पैकिंग फ्रैक्शन निकालेंगे, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम निकालेंगे, बहुत सारी चीज़ें निकालेंगे। लेकिन इन तीनों में और एक हेक्सागोनल में, बाकियों में हम उस चीज़ को निकालेंगे, बाकियों में उस चीज़ को नहीं निकालेंगे। सही है, ठीक है। तो क्यूबिक में ये तीन होता है, याद हो जाएगा, है ना। दूसरा और चौथा में याद रखना दो दो है, प्रीमिटिव और एक में बॉडी सेंटर है और एक में एंड सेंटर है, और एंड सेंटर हम लोगों को नहीं पढ़ना होता है। एंड सेंटर हम लोगों को, तो जो नहीं पढ़ना है वो किस में आ रहा है, केवल चौथे, वैसे थर्ड में भी आ रहा है ना, लेकिन अकेला तो केवल चौथे में आ रहा है, बोलो। ठीक है, प्रीमिटिव तो सब में कॉमन है, एंड सेंटर चौथे में आएगा, और चौथे में एंड सेंटर आया तो दूसरे में भी तो एक आ रहा था ना, कौन होगा वो, बॉडी सेंटर, और तीसरे में चारों। इतना याद हो गया। पहले में कौन कौन सा, प्रीमिटिव, बॉडी सेंटर और फेस सेंटर। दूसरे में कौन कौन सा, प्रीमिटिव और बॉडी सेंटर। तीसरे में कौन कौन सा, चारों होगा, है ना। चौथे में कौन कौन सा, प्रीमिटिव और, बोलो, एंड सेंटर। और रेस्ट जो है उसमें केवल प्रीमिटिव। याद हो गया, रेस्ट जो है उसमें केवल क्या, केवल प्रीमिटिव। काउंट करो तो 3 2 5 4 9 2 3 14 हो गया। कल पिछले क्लास में बताया था कि 14 होता है ब्रेविस लैटिस, याद आया। ठीक, तो टेबल में लेफ्ट साइड चाहे राइट साइड, इसको नोट कर लो उसी टेबल में। शीट में पेज नंबर 2 निकालो जरा। निकाल लिए। देखो, सिंपल क्यूबिक दिखा सबसे पहला, उसके जस्ट नीचे, सॉरी जस्ट नीचे नहीं, उसके ठीक राइट साइड में फेस सेंटर क्यूबिक दिखा और बॉडी सेंटर दिखा। तो क्यूबिक में 3 हुआ, पी, आई और एफ। हो गया क्या, बोलो। ठीक, टेट्रागोनल में 2 दिख रहा है, उसका अगला 2 एग्जाम्पल टेट्रागोनल है। टेट्रागोनल में 2 दिख रहा है, कौन कौन सा, पी और आई, सिंपल और बॉडी सेंटर। बोलिए बच्चों। ठीक, उसके नीचे आ जाओ, ऑर्थोरोम्बिक। क्या ऑर्थोरोम्बिक में 4 है ना, ऑर्थोरोम्बिक में क्या है, और ये सिंपल, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, तीनों ही केस में एंगल देखो 90 डिग्री है क्या, तीनों ही केस में अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री है क्या, बोलो। जो हमारा सरफेस है नीचे का, जो बॉटम है, वो भी एक स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर होगा चाहे रेक्टेंगल होगा, है ना, और उस पर जो लाइन है वो भी परपेंडिकुलर है, तो तीनों एंगल 90 डिग्री हुआ क्या, ठीक है। लेकिन क्या साइड आपस में इक्वल है ना। क्यूब जो सबसे ऊपर में क्यूब है उसमें तो तीनों इक्वल है, लेकिन उसके नीचे जो टेट्रागोनल है, ध्यान से देखो, उसका हाइट जो है वो वही सेम है, नहीं है, अलग है। और उसके नीचे जो ऑर्थोरोम्बिक है उसमें तीनों साइड अनइक्वल होगा। डन यहाँ तक। चलिए, हेक्सागोनल में केवल एक है क्या, हेक्सागोनल में केवल एक है ना। मोनोक्लिनिक में देखो कौन कौन सा है, मोनोक्लिनिक में सिंपल मोनोक्लिनिक, और उसके राइट साइड में बेस सेंटर्ड मोनोक्लिनिक है। बेस सेंटर्ड का मतलब क्या, बेस पे एक एटम है और एक टॉप पे है, एंड सेंटर का ये काइंड हो गया, ये क्लियर हुआ, ठीक है। रोम्बोहेड्रल एक अकेला है लेफ्ट साइड में, ट्राई क्लिनिक भी अकेला है, और हेक्सागोनल भी अकेला है। उसी को क्या बोलते हैं, प्रीमिटिव, है ना। तो रोम्बोहेड्रल तो में प्रीमिटिव दिख रहा है कॉर्नर पे एटम, ट्राई क्लिनिक भी प्रीमिटिव दिख रहा है, हेक्सागोनल क्या प्रीमिटिव टाइप का दिख रहा है, कॉर्नर पे तो एटम है ही, साथ साथ एंड सेंटर के जैसा है ना, एक ऊपर वाले नीचे वाले में है ना। फिर भी इसको एंड सेंटर नहीं बोलते, इसको प्रीमिटिव ही बोलते हैं। रीज़न, क्योंकि उन दोनों फेस को छोड़कर बाकी कोई 2 फेस पैरेलल है क्या, है पैरेलल, है ना। लेकिन बाकी जो फेस पैरेलल है वो रेक्टेंगल है, और जो ऊपर का फेस नीचे का फेस पैरेलल है वो क्या है, वो हेक्सागोन है। क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये तुम्हारा टोटल 11 ब्रेविस लैटिस हो गया। डन यहाँ तक। नीचे लिखो एरो देकर, नीचे देखो एरो देकर। डिपेंडिंग अपॉन लिखो, डिपेंडिंग अपॉन प्रेजेंस ऑफ
डिपेंडिंग अपॉन प्रेजेंस ऑफ लैटिस पॉइंट्स, डिपेंडिंग अपॉन प्रेजेंस ऑफ लैटिस पॉइंट्स in the unit cell, comma 7 Bravais lattices, 7 Bravais का स्पेलिंग BRAVAIS, ठीक है, BRAVAIS है ना। 7 Bravais, सॉरी 7 क्रिस्टल सिस्टम ना, हाँ सॉरी 7 क्रिस्टल सिस्टम्स लिखो, 7 क्रिस्टल सिस्टम्स, 7 क्रिस्टल सिस्टम्स, 7 के बाद ब्रेविस लिखे थे वो काटो, है ना। 7 क्रिस्टल सिस्टम्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 14 ब्रेविस लैटिसेस, आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 14 ब्रेविस लैटिसेस, लिख लिए, फर्दर डिवाइडेड इनटू 14 ब्रेविस लैटिसेस, ब्रैकेट में लिख दो पेज टू ऑफ शीट। वैसे पीछे टेबल में भी हम लिखवा दिए हैं, है ना, लेकिन अगर डिज़ाइन दिखना हो, डायग्राम देखना हो तो तुम कहाँ देख सकते हो, शीट के पेज 2 में दिया हुआ है। डन यहाँ तक। अब यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं जो हमें पढ़ना है ना। हेडिंग दो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। तो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में कितना काइंड, 3 काइंड, कौन कौन सा, प्रिमिटिव बॉडी सेंटर और फेस सेंटर। तो नीचे फिर से एक हेडिंग दो, है ना, सिंपल क्यूबिक लैटिस, नीचे फिर से स्टार देकर लिखो, सिंपल क्यूबिक लैटिस और प्रीमिटिव क्यूबिक लैटिस, सिंपल क्यूबिक लैटिस और क्या रिपीट करना, अच्छा अभी जो बोले वो रिपीट करें क्या, सिंपल स्टार देकर लिखो, सिंपल क्यूबिक लैटिस और प्रीमिटिव क्यूबिक लैटिस, लिख लिए, और प्रीमिटिव क्यूबिक लैटिस लिख लिए। कहाँ पे लैटिस पॉइंट होगा, कॉर्नर पे। लैटिस पॉइंट नहीं बोलकर एटम बोले चलेगा, चलो नीचे लिखो, एटम्स आर प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर, एटम्स आर प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर, लिख लिए ना। अब देखो इस तरीके से, यानी बोलो बच्चों, अरेंजमेंट कॉम्पैक्ट होगा। कॉम्पैक्ट का मतलब क्या, कॉम्पैक्ट का मतलब हर एटम का जो मूवमेंट होता है वो रेस्ट्रिक्टेड होगा, क्योंकि हर एटम आसपास से बॉन्ड बनाता है ना, चाहे वो मेटालिक बॉन्ड हो चाहे किसी भी तरह का बॉन्ड हो, बॉन्ड तो बनाएगा, तो उसका मोशन जो है वो रेस्ट्रिक्टेड होगा। अगर मोशन रेस्ट्रिक्टेड नहीं है तो फिर वो स्टेबल नहीं हो पाएगा। क्लियर हुआ। तो ये किस प्रकार से होता है, ठीक है। तरबूज देखे हो, 4 तरबूज जमीन पे रखो, ठीक है, बिल्कुल, है ना, सटाकर 4, तो चारों का सेंटर एक स्क्वायर बनाएगा क्या, बनाएगा, और उन चारों के ठीक ऊपर में 4 और रख दो, ठीक ऊपर में, वो स्टेबल नहीं रहेगा, पकड़ के रखना, है ना। लेकिन मान लो कि वो स्टेबल हो जाता है ना। चाहे यूँ समझो कि तरबूज नहीं है, तुम्हारे पास कोई बहुत ही लाइट वेटेड स्फीयर है, तो 4 स्फीयर चिपका दो फेविक्विक से, है ना, और उसके ऊपर में 4 और चिपका दो, तो 8 दिख रहा है तुम लोगों को, इमेजिन हो रहा है, वही हमारा सिंपल क्यूबिक है। अगर इन 8 के सेंटर को हम मिला दें, तो ये डिज़ाइन आएगा क्या। क्लियर हुआ। तो जब तुम इसको फ्रंट से देखोगे, तो तुमको ये एक बड़ा सा स्फीयर दिखेगा, यहाँ भी एक बड़ा सा स्फीयर दिखेगा, यहाँ भी दिखेगा और यहाँ भी दिखेगा। क्या तुमको फ्रंट से कुछ ऐसा दिखेगा,
बोलो बच्चों। और ये सेंटर जो है हमने मिला दिया। तो ये जो हाइपोथेटिकल लाइन है वही हमारा सिंपल क्यूबिक को बनाता है। बताए थे ना कि बेसिस को पहले पॉइंट से रिप्लेस कर दो, तो बेसिस को हमने पहले पॉइंट से रिप्लेस कर दिया, फिर उसको स्ट्रेट लाइन से मिला दो। हमने इसे स्ट्रेट लाइन से मिला दिया। स्ट्रेट लाइन से मिलाने पे जो सबसे छोटा पैरेललोपाइप आएगा उसी पैरेललोपाइप का ये फ्रंट है, हाँ या ना, बोलो। तो अगर एटम का रेडियस r है, ठीक है, और जो हमारा क्यूब आया, ये क्यूब जो आया उसका साइड अगर स्मॉल a है तो ये डिस्टेंस क्या होगा, स्मॉल a। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि स्मॉल a जो होगा वो 2r के बराबर होगा, चाहे r किसके बराबर होगा, a/2 के, जहाँ पे r क्या है, रेडियस ऑफ स्फीयर है, जो कि एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, एन भी हो सकता है। और a क्या है, एज लेंथ है। a क्या है, एज लेंथ है। डन, यहाँ तक आ रहा है समझ में। तो एटम्स किसके अलोंग कांटेक्ट में है, क्या हम बोल सकते हैं कि एज के अलोंग एटम्स कांटेक्ट में होगा, एज के अलोंग, है ना। ये एटम एज पे है, ये भी एज पे है, क्या ये दोनों कांटेक्ट में होगा, हाँ या ना। तो हम बोलेंगे एज के अलोंग एटम जो है कांटेक्ट में है। दूसरा एज ये वाला, तो ये दोनों भी कांटेक्ट में होगा। क्लियर है क्या, बोलो। उसी में आगे लिखो, अभी जो लाइन लिखे हो ना उसी में आगे लिखो, एटम्स आर, देखो एटम्स आर इन कांटेक्ट, एटम्स आर इन कांटेक्ट अलोंग द एज, एटम्स आर इन कांटेक्ट अलोंग द एज, लिख लिए, एटम्स आर इन कांटेक्ट अलोंग द एज, ठीक है। अगर हम इसी डायग्राम को 3 डायमेंशन में बनाएं, अगर हम इसी डायग्राम को 3 डायमेंशन में बनाएं तो इस वाले डिज़ाइन को देखना ध्यान से। अगर तुम इसको फ्रंट से देखोगे तो तुमको ये लाइन दिखाई देगा क्या, नहीं दिखाई देगा, ये भी दिखाई देगा क्या, और ये भी दिखाई नहीं देगा। तुमको ऐसा कुछ दिखेगा या पीछे का हिस्सा हमको दिखने वाला नहीं है। अगर सारा लाइन सॉलिड है, सारा सरफेस सॉलिड है, तुमको ऐसा दिखेगा। क्लियर है यहाँ तक, ठीक। ये जो स्फीयर देख रहे हो, क्या ये पूरा का पूरा इस कमरे के अंदर है या बाहर भी है, बाहर भी है। अगर हम इस कमरे में बात करें कि एटम कहाँ कहाँ है, तो 4 कॉर्नर ऊपर, 4 कॉर्नर, और ऊपर का 4 नीचे के 4 के कांटेक्ट में होगा, बिल्कुल पैक्ड, बीच में थोड़ा सा जगह खाली होगा। डन यहाँ तक, बोलो। तो इस कॉर्नर पे अगर हम ये पूछे कि कितना पार्ट आएगा, तो फ्रंट से देखो तो ये फ्रंट का मिड पॉइंट हुआ और ये फ्रंट का मिड पॉइंट हुआ, तो बस इतना ही आएगा ना इसमें, है ना। इसमें से अगर हम इस वाले डिज़ाइन से अगर हम बाहर का हिस्सा मिटा दें तो जो क्रॉस सेक्शन आपको दिख रहा है, क्या कमरे के अंदर केवल वही पार्ट होगा, सही बोल रहे हैं। ये हो गया आर, ये हो गया आर, ये पूरा कितना, यानी ए बराबर कितना 2r। तो यही सेम डिज़ाइन यहाँ हमको दिखेगा, बोलो, फ्रंट में। यहाँ भी मिड पॉइंट हम लेंगे और इसको ऐसे मिला देंगे, यहाँ भी मिड पॉइंट लेंगे, ऐसे मिल जाएगा, और ये ऐसे मिल जाएगा। सही है बच्चों, बोलो। ऊपर वाले सरफेस पे तो किसी भी सर्कल को साइड से देखोगे तो वो इलिप्टिकल शेप का दिखेगा, ये पता है। कॉपी पे एक अगर स्फीयर ड्रॉ करते हो तुम और उसको ऐसे देखते हो कॉपी पे, ऐसे हम देखें, जैसे स्फीयर यहाँ बना दिया, हम इधर से देख रहे हैं तो हमको वो कुछ ऐसा दिखेगा, समझ गए, इलिप्टिकल शेप का दिखेगा। तो छत पे जो स्फीयर है ना, तो हम छत के सामने से देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, ठीक है। हम तो उसे इस तरह से देख रहे हैं ना, हॉरिजॉन्टल है वो भी। तो इसको अगर देखोगे तो तुमको कुछ नहीं करना, तुम ज्योमेट्रिकली मिड पॉइंट यहाँ ले लो और इसको ऐसे मिला दो, ठीक है। यहाँ भी ज्योमेट्रिकली मिड पॉइंट लो, ऐसे मिला दो, इसका ज्योमेट्रिकली मिड पॉइंट यहाँ आएगा, ये जाकर यहाँ मिलेगा, ये जाकर यहाँ मिलेगा, ऑटोमेटिकली खुद से आ गया क्रॉस सेक्शन, ठीक है। राइट साइड वाला सरफेस ये हो गया, इसका मिड पॉइंट यहाँ कहीं होगा, सही है, ठीक है। तो ये तुम लोगों को, ये जो तुम्हारा एटम है ये वाला, ठीक है, चाहे ये वाला,
पूरे स्फीयर का बस यही हिस्सा कमरे में होगा, हाँ या ना? और हर कॉर्नर पे यही शेप होगा क्या? ये कौन सा हिस्सा है? एक नींबू इमेजिन करो, देखो ना नींबू, ठीक है? तुमको इस पोर्शन तक जाना है, कट किया जाए, पहली बार कट कर दिए हम, हाफ हाफ मिला, क्या शेप मिलेगा? ये मिलेगा। एक बार कट करने पे एक बार और कट करो तो ये शेप मिलता है, बोलो। और उसको एक बार और कट करते हो हाफ, तो ये शेप मिलता है। क्या यही वो शेप है? बोलो। पहले नींबू को आधा कट कर दिए, हाफ मिला हमारे पास, हमारे हाथ में हाफ आ गया, उसको फिर से हाफ कट करो, तो नाव की तरह का आता है, उसको फिर से हाफ कट कर दो, छोटा वाला पोर्शन जो मेस वाला देता है ना? क्या ये वही पोर्शन है? बोलो। तो ये उस स्फीयर का केवां हिस्सा है। एक बार कट किए 1/2, फिर से एक बार कट किए कितना? 1/4, और फिर से एक बार कट किए कितना आया? 1/8 आया। 8वां हिस्सा उतना बड़ा स्फीयर का इस कमरे में केवां हिस्सा होगा? बस 8वां हिस्सा होगा। क्लियर हुआ? ठीक है, इसको समझने का एक और तरीका, ये स्फीयर एक दिख रहा है बच्चों, है ना? ये कमरा दिख रहा है, ठीक है? इस कमरे के चारों तरफ ऐसा ऐसा कमरा भरा हुआ है, जैसे ये एक यूनिट सेल है ना, रियलिटी में जो हमारा सॉलिड है उसमें एक ही यूनिट सेल होगा या बहुत सारा होगा? बहुत सारा होगा, चारों तरफ यूनिट सेल होगा। क्लियर है? तो इस फ्लोर पे 4 कमरा होगा, इसके ऊपर भी 4 कमरा होगा, तो ये कॉर्नर कितने कमरों में कॉमन हुआ? सोचो, ये कॉर्नर है ना, अगर ये फ्लोर रहे, इसके ऊपर भी फ्लोर रहे, इसके पीछे भी कमरा रहे, राइट में भी कमरा रहे, उधर भी कमरा रहे, और इसके ऊपर भी कमरा रहे, और यहाँ पे तुम बड़ा सा होल बना देते हो, यहाँ पे एक छोटा सा बम फोड़ देते हो, है ना? तो कितने लोगों के कितना कमरा बर्बाद हुआ? 8 हुआ ना? 4 इस फ्लोर पे और 4 इसके ऊपर। हमारे कमरे के लिए ये छत का एक कॉर्नर है, लेकिन जो छत पे रह रहा होगा उसके लिए वो फ्लोर का कॉर्नर है। क्लियर हुआ? तो टोटल कितने कमरों को परेशानी होगा? टोटल 8 कमरों में परेशानी होगा। क्लियर हुआ? तो अगर हम वो काम नहीं करते और यहाँ पे एक स्फीयर होता, ठीक है, तो ये कॉर्नर तो इन 8 कमरों का प्रॉपर्टी है, हाँ या ना? तो यहाँ पे जो भी स्फीयर होगा वो इक्वली 8 में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो एक कमरे में उसका कितना हिस्सा आया? 8वां हिस्सा आया। क्लियर हुआ? ठीक है, एक डायग्राम तुम लोग बनाना नहीं, बस समझाने के लिए बना रहे हैं जल्दी में। ये जो 8 कमरा तुम लोग को अभी हम इमेजिन करवा रहे हैं, है ना, बोर्ड पे दिखा देते हैं। दो फ्लोर दिख रहा है, बोलो। और ग्राउंड फ्लोर पे 4 कमरा दिख रहा है, इस पे भी 4 कमरा दिख रहा है, और हर छोटा कमरा एक सिंपल क्यूबिक लैटिस है ना? तो ग्राउंड में लेफ्ट में फ्रंट का कमरा जो है ये होगा, और इसके 8 कॉर्नर पे एटम आ गया। और कहाँ पे एटम होगा? राइट वाले में, यानी इसमें भी एटम होगा, बोलो बच्चों। और कहाँ एटम होगा? इसके पीछे ये कमरा, यहाँ भी एटम है ना, इसके लेफ्ट साइड में हो गया। अब ऊपर के फ्लोर में आ जाओ, फ्रंट वाला ये हो गया, इसके राइट वाला ये हो गया, 2 कमरा फिल हो गया। और भी कमरा बचा है ऊपर में पीछे, अब तो सारा हो गया ना? एक और बचा है उसके लेफ्ट साइड में, हो गया। ये 8 यूनिट सेल दिखा दिया तुमको सिंपल क्यूबिक का, और 8 यूनिट सेल का हर कॉर्नर पॉपुलेटेड हो गया क्या? बोलो। इन 8 यूनिट सेल में वह कौन सा ऐसा कॉर्नर है जो कॉमन है? बीच वाला, ये वाला एटम कॉमन है, बोलो बच्चों। ठीक है, कितने कमरों में? तो एक कमरे में इसका कितना हिस्सा होगा? 8वां हिस्सा होगा, यानी 1/8 पार्ट होगा। तो एक कॉर्नर से एक स्फीयर का 1/8 पार्ट कमरे में है, कमरे में कंट्रीब्यूटेड है। और ऐसा ऐसा कितना कॉर्नर है इस एक कमरे में? ऐसा ऐसा कितना कॉर्नर है? 8 है। और प्रत्येक कॉर्नर से कितने आइटम का कंट्रीब्यूशन है? 1/8, यानी नेट कंट्रीब्यूशन कितने का हुआ? 1 हो गया, है ना।
ऐसा ऐसा 8 टुकड़ा मिलेगा हर कॉर्नर से, हर टुकड़े को उल्टा करके जोड़ दोगे तो एक पूरा साबुत स्फीयर बनेगा। तो भले ही कमरे में 8 कॉर्नर था, भले ही हर कॉर्नर पे एक एटम था, लेकिन इफेक्टिवली ओवरऑल कमरे में नेट कितना एटम है? एक ही एटम है। क्लियर हुआ? एक टर्म आएगा थोड़ी देर बाद, 15-20 मिनट के बाद, कोऑर्डिनेशन नंबर, जो कि तुम लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? 2 तरह से डिफाइन होता है। अगर हमारा जो सॉलिड है उसमें एक ही तरह का एटम है, एक ही तरह का, जैसे सोडियम मेटल में सोडियम ही होगा केवल, तो किसी भी एटम के चारों तरफ कांटेक्ट में जितना एटम होगा उसे उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। बोलो। आयोनिक कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे डिफाइन होता है? केटायन को जितना एनायन सराउंड करके रखा है वो केटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर, और एनायन को जितना केटायन सराउंड करके रखा है वो, है ना। तो केटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर एनायन के रेस्पेक्ट में निकालते हैं, एनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर केटायन के रेस्पेक्ट में। लेकिन अगर कोई मेटल है जिसमें एक ही तरह का एटम है तो वहाँ ऐसा कोई पंगा नहीं है। कोई भी एटम पकड़ लो, उसके चारों तरफ जितना एटम होगा वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। डन यहाँ तक? तो बताओ सिंपल क्यूबिक में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होना चाहिए? ये डायग्राम आपके सामने है। उस एटम को ढूंढो, है ना, जिसके चारों तरफ एटम हो। जल्दी, कितना देर? 8 है। हाँ 8 बताओ कैसे? हाँ ठीक है, पकड़ लिया इसको। के कांटेक्ट में कैसे है? पहला आइटम किसके कांटेक्ट में बताओ? इसके कांटेक्ट में एक, और बोलो पीछे भी, क्योंकि एज के अलॉन्ग कांटेक्ट में है तो इसके एज पे जो भी आइटम होगा उसके कांटेक्ट में होगा ना। बोलो। तो अगर इसके कांटेक्ट में है तो इसके भी कांटेक्ट में होगा। 2 और बता, 3 4 5 6 और 2 कहाँ है? 6 आया ना? सबको आया समझ में? बैठ जा। 6 होता है ना। सिंपल क्यूबिक में किसी भी आइटम के चारों तरफ 6 आइटम होगा जो उसके कांटेक्ट में होगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया? क्या ये 6 आइटम इस कमरे में दिखा सकते हो? क्या 6 आइटम इस कमरे में दिखा सकते हो? थोड़ा इमेजिनेशन में भी जाएगा। जैसे इस आइटम का ले लें हम, तो इसके कांटेक्ट में कौन कौन सा होगा? एज के अलॉन्ग, यानी ये नीचे वाला होगा। तो अगर नीचे वाला होगा तो एक एज ऊपर जा रहा होगा, वो भी होगा। 2 हुआ, है ना। जो बच्चा वीडियो देख रहा है वो जिस कमरे में बैठा है अपने कमरे में इमेजिन करना, ठीक है। अभी उन लोगों से हम बात कर रहे हैं, है ना। कोई भी एक कॉर्नर चूज़ कर लो और उसके नीचे वाले एज से नीचे चले जाओ, नीचे वाले कॉर्नर पे, वहाँ एक आइटम होगा तो उसके ऊपर भी एक आइटम होगा। अगर इस एज को पकड़ के हम यहाँ चले जाएं एक आइटम, तो दूसरा उधर भी होगा, ठीक है। और एक आइटम अगर उधर है, टोटल 6 आ गया, ठीक है। अब चलो सबसे पहला जो बताए थे तरबूज रख के, याद है? उससे भी देखते हैं, उससे भी 6 आता है कि नहीं आता है। 4 नीचे रख दिए, लेकिन बड़ा सा सॉलिड है तो उसमें 4 ही तरबूज होगा, या हर डायरेक्शन में फैला हुआ होगा? हर डायरेक्शन में फैला हुआ होगा। किस प्रकार से? कुछ ऐसे बच्चों, बोलो। इसी तरह से ना, बहुत सारा लेयर ऊपर, राइट, हर जगह पे। इसके ऊपर में भी एक लेयर होगा, इसके नीचे भी एक लेयर होगा, उसके ऊपर भी होगा। तो देखो, तो अपने खुद के लेयर में कोई भी आइटम कितने के कांटेक्ट में? 4 के कांटेक्ट में, और एक इसके जस्ट ऊपर होगा और एक इसके जस्ट नीचे होगा। यानी किसी भी तरह से सोच रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। क्या क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक, अब इसको खत्म कर दिया जाए। देखो तो क्या ये हमारा सिंपल क्यूबिक है? हर कॉर्नर पे आइटम है, इमेजिन हो रहा है 3D में। ठीक, तो आपको क्या नोट करना है? ये दोनों ऊपर का नोट नहीं करना, ये पूरा नोट करो। नीचे का नोट हो जाएगा? चलो जल्दी से करो, तो खत्म करो जल्दी। समझ सिंपल क्यूबिक का पूरी तरह से मतलब ऑपरेशन कर दिए ना? बोलो। अब तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा हो, बिल्कुल इमेजिन हो गया अच्छे से। बोलो बच्चों। ठीक, बढ़े आगे। ठीक, चलिए अब नीचे लिखिए। अब जितना कुछ अभी बताया है सब कुछ अब लिखा जाए। नीचे लिखो, एरो देके, चाहे स्टार देकर लिखो। एटम लिखो, एटम एट द कॉर्नर। एटम एट द कॉर्नर, कॉर्नर का एटम कितने यूनिट सेल में कॉमन है? 8 में। लिखो एटम एट द कॉर्नर, एटम एट द कॉर्नर इज
is common, atom at the corner is common in total 8 यूनिट सेल। यहाँ हम दिखा चुके हैं ऑलरेडी, ये जो कॉर्नर का आइटम है टोटल 8 में कॉमन है, इज कॉमन इन टोटल 8 यूनिट सेल। लिख लिए? ठीक है। हेंस लिखो, हेंस कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस एटम, hence contribution of this atom in one unit cell will be, contribution of this atom in one unit cell will be 1/8 part, will be 1/8 part। लिख लिए? 8वां हिस्सा होगा एक कमरे में। एंड देयर आर, कॉमा देकर लिखो, एंड देयर आर टोटल 8 such atoms, and there are total 8 such atoms at 8 corners, and there are total 8 such atoms at 8 corner। 8 कॉर्नर पे टोटल ऐसा से कितना आइटम है? 8 है ना। नीचे लिखो हेंस, नीचे लिखो हेंस इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, पर यूनिट सेल बराबर, हेंस इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, ब्रैकेट में लिखना z, स्मॉल z। हेंस इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, ब्रैकेट में लिखना स्मॉल z। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल z से। स्मॉल z बराबर एक कॉर्नर से कंट्रीब्यूशन कितना? 1/8। और ऐसा ऐसा कितना कॉर्नर? यानी 1 आया। तो सिंपल क्यूबिक में z का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। क्लियर हो गया? ये सब कुछ नोट कर लिया था ना, a बराबर 2r, ये सारा कुछ। जगह खाली है यहाँ आसपास में कहीं तो वहाँ पे लिख देना r इज, लिखो r इज रेडियस ऑफ 1 स्फीयर। कहीं जगह खाली है तो वहाँ पे लिख देना r इज रेडियस ऑफ 1 स्फीयर, r is radius of 1 sphere, r is radius of 1 sphere, a is edge length, a जो है वो क्या है? एज लेंथ है, a is edge length। हो गया? a is edge length। क्लियर है? क्या क्या सीख चुके हैं? सिंपल क्यूबिक में आइटम कहाँ कहाँ होता है? जल्दी बोलो। कॉर्नर पे z कितना होता है? एक कॉर्नर से कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? 1/8। रिलेशन क्या होता है एज लेंथ और रेडियस में? a बराबर, चाहे r बराबर a/2। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? 6 होता है। ठीक है। किसके अलोंग एटम कांटेक्ट में होता है? h के अलोंग। डन। यहाँ तक z कितना? 1 के बराबर। सही है यहाँ तक? स्टार देकर लिखो आगे। पैकिंग फ्रैक्शन, ब्रैकेट में p.f कर देना। पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग क्या होता है? कितने अच्छे से पैक्ड है वो एटम स्फीयर में, कितने अच्छे से पैक्ड है, यही ना? बोलो। तो पैकिंग परसेंटेज अगर बोलें तो कितना परसेंट स्पेस ऑक्यूपाइड है? पैकिंग फ्रैक्शन अगर बोलें तो यूनिटी में कितना ऑक्यूपाइड है, यही ना? है ना? तो ये सिंपली क्या होता है, किसी भी स्फीयर में, जैसे स्फीयर हम रख दिए तो क्या सारा जगह भर गया? बीच में जगह खाली है ना? बीच में जगह खाली छूटा है ना? ठीक है। तो किसी भी एक यूनिट सेल में जितना परसेंट जगह भरा हुआ होगा उसी को हम क्या बोलते हैं? पैकिंग फ्रैक्शन। परसेंटेज में रिप्रेजेंट करो, चाहे परसेंटेज में रिप्रेजेंट करोगे तो परसेंटेज साथ में लिखोगे, है ना? मान लो 55% आया तो पैकिंग फ्रैक्शन कितना? 55% बोलो, चाहे 0.55 बोलो, दोनों बोल सकते हैं ना? बोलो। ठीक। तो एक कमरे में जितना परसेंट जगह भरा हुआ है दूसरे में भी उतना ही भरा होगा, क्योंकि अरेंजमेंट तो सेम है, तीसरे में भी, चौथे में भी। तो ओवरऑल जो कंपाउंड है उसका ही पैकिंग फ्रैक्शन कुछ और होगा कि सेम होगा? क्लियर हुआ ये? बोलो। ठीक। लिखो पैकिंग फ्रैक्शन में, लिखो पैकिंग फ्रैक्शन लिख के डैश दो, लिखो परसेंटेज ऑफ और फ्रैक्शन ऑफ टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड, फ्रैक्शन ऑफ
total space occupied, fraction of total space occupied in the unit cell, or in the compound, is called packing fraction, ठीक है। जितना परसेंट जगह भरा है, चाहे जितना फ्रैक्शन जगह भरा है, उसी को हम क्या बोलते हैं। तो कैसे निकालेंगे, कमरे में अगर पैकिंग फ्रैक्शन निकालना हो तो क्या करेंगे, बेंच का वॉल्यूम, तुम लोगों का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, यही ना करोगे। परसेंटेज निकालना होगा तो इंटू 100 कर देंगे। तो पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, पैकिंग फ्रैक्शन बराबर, कमरे में कौन है, एटम है ना, इफेक्टिवली कितना एटम है, एक है सिंपल क्यूबिक में, और उसको किस वेरिएबल से रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से। तो अगर हम जनरल फॉर्मूला लिखना चाहें, है ना, तो नीचे में क्या आएगा, टोटल वॉल्यूम, और ऊपर में क्या आएगा, ऑक्यूपाइड वॉल्यूम आएगा। और ऑक्यूपाइड वॉल्यूम कितना होगा, जेड इंटू, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वन एटम डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम होगा क्या, बोलो। और एक एटम का रेडियस अगर आ रहा है तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब होगा, है ना। और ये क्यूब है, क्यूब का एज लेंथ ए है, तो क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा, कितना, ए क्यूब आएगा, ठीक। तो क्या लिखेंगे हम, पैकिंग फ्रैक्शन का जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई ए क्यूब, किसके लिए, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के लिए, क्यूबिक के लिए। सिंपल की जरूरत नहीं है क्योंकि हम z लिखे हैं, सिंपल बोलेंगे तो z का वैल्यू 1 हो जाएगा, क्लियर हुआ। बॉडी सेंटर में z का वैल्यू पुट कर दो, बॉडी सेंटर का आ जाएगा। एफ सेंटर में z का वैल्यू पुट कर दो तो फेस सेंटर का आ जाएगा, क्लियर हुआ, ठीक है। मान लो क्यूबिक नहीं है, हमें जो सवाल एग्जाम में दिया सारा कुछ तुम पढ़ लिए, लेकिन एग्जाम में ऑर्थोरोम्बिक आ गया और पैकिंग फ्रैक्शन पूछ दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑर्थोरोम्बिक में ए क्यू के बजाय हम लिख देंगे ए गुना बी गुना सी। नहीं, क्यूब का वॉल्यूम क्या, ए क्यू, और क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या, तीनों का तीनों लेंथ अनइक्वल है, तो क्या आ जाएगा वॉल्यूम, ए बी सी आएगा। तो इतना तो हो जाएगा ना। तो ये थोड़ा बहुत का वेरिएशन लाता है ना, थोड़ा दिमाग तुम लोगों का चेक करेगा, क्लियर हुआ, ठीक है। तो सिंपल क्यूबिक में क्या लिखा जाए, इन सिंपल क्यूबिक, अगर सिंपल क्यूबिक में बात करें, सॉरी, तो पैकिंग फ्रैक्शन बराबर 1 इंटू जेड का वैल्यू कितना है बच्चों, 1 है ना, 1 इंटू 4/3 पाई आर क्यू, और ए का वैल्यू कितना है, 2r है, तो यहाँ लिख दो आप 2r का क्यूब, सही है यहाँ तक। 4, 2 का क्यूब कितना, 8, 4 से 8 कितनी बार में, और नीचे में एक 3 है, 2 गुना 3 6 आया, आर क्यू से आर क्यू कट गया, और एक पाई बचा, क्या रिजल्ट आएगा, पाई/6 आएगा। इसे सॉल्व करोगे आ जाएगा 0.52, चाहे हम इसे बोल सकते हैं 52%। यानी कि इस यूनिट सेल में कितना जगह भरा है, एटम जो है कितना जगह ऑक्यूपाई करके रखा है, 52%। कितना जगह खाली है, 48%। बहुत बढ़िया पैकिंग है। बाहर जा रहे हो घूमने के लिए, सूटकेस पैक किए हो और ऐसे पैक किए हो कि उसमें जगह भी नहीं है कुछ भरने का, और फिर भी उसमें 48% सूटकेस खाली है, लगभग आधा खाली है। बहुत बढ़िया पैकिंग किए हो, तो सारा सामान बाहर ही रह जाएगा, क्लियर हुआ। जितना बढ़िया पैकिंग होगा, समझना इस चीज़ को, जितना बढ़िया पैकिंग होगा क्या एटम उतना ही क्लोज होगा, जितना एटम क्लोज होगा क्या बॉन्ड उतना ही ज़्यादा मजबूत होगा, उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा, क्लियर हुआ। कोऑर्डिनेशन नंबर उतना ही हाई होगा, बता रही है समझ में, ठीक है। तो पैकिंग जितना बढ़िया होता है, पैकिंग फ्रैक्शन जितना ज़्यादा होता है, उतना ही स्टेबल अरेंजमेंट होता है, क्लियर हुआ, ठीक है। नोट करो इसको। चलो अगला स्टार देकर लिखो डेंसिटी। अगला स्टार देकर लिखो डेंसिटी, ब्रैकेट में स्मॉल डी। डेंसिटी क्या होता है बच्चों, मास बाय, पूरे कंपाउंड का डेंसिटी क्या वही होगा जो एक सिंगल यूनिट सेल का होगा,
अरे एक चम्मच पानी निकालो, चाहे एक गिलास पानी निकालो, चाहे एक जग निकालो, डेंसिटी तो 1 ग्राम पर ml ही होगा ना। तो डेंसिटी जो है वो थर्मो ही बताए थे, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, साइज पे डिपेंड नहीं करता है। तो यूनिट वॉल्यूम में जो मास है, तुमको तो यूनिट वॉल्यूम में निकालना है, तो तुम्हारा सैंपल किस वॉल्यूम का, इससे कोई फर्क पड़ता है क्या? बोलो। तो अगर हम 1 यूनिट सेल का डेंसिटी निकाल लें, क्या वही डेंसिटी पूरे का होगा? क्लियर हुआ? ठीक। डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम। मास किसका होगा? जो उस एटम, जो उस कमरे में एटम है उसी का ना। तो कितना एटम है? Z है इनटू क्या? मास ऑफ एंड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम आएगा। बोलो बच्चों। ठीक, यानी Z गुना एक एटम का मास क्या होता है? मोलर मास, एक मोल का मास होता है। हम यहाँ एक एटम का मास लिख रहे हैं। मोलर मास एक मोल यानी एवोगैड्रो नंबर एटम का मास होता है। बोलो। अगर हम सोडियम की बात करें तो 23 ग्राम कितने एटम का मास है? एक एटम का या एक मोल एटम का? यानी 6.022 गुना 10 का पावर 23 एटम का। तो एक एटम का मास कितना होगा? 23/Na होगा। तो किसी भी एटम का, चाहे मॉलिक्यूल का मोलर मास कैपिटल M है, तो उसके एक इंटाइटी का मास कैपिटल M/Na होगा क्या? यानी मास ऑफ वन एटम हम लिख सकते हैं कैपिटल M/Na। बोलो। और जो हमारा वॉल्यूम है उसे हम AQ लिख सकते हैं क्या? क्लियर हुआ? अब देखो, तुमको ये फॉर्मूला याद हो जाएगा, मैक्सिमम सवाल में ये लगता है, लेकिन एग्जाम में क्या चालाकी करेगा? एग्जाम में लिख देगा कि 1.23 इंटू 10 का पावर 22 एटम का मास 40 ग्राम है, ऐसा लिख देगा। तुम क्या करोगे? तुम उससे मोलर मास निकालने लगोगे। बेवकूफ़ी कर रहे हो। अगर 1.23 गुना 10 का पावर 22 एटम का मास 40 ग्राम है, तो एक एटम का मास तो यूनिटरी मेथड से आ जाएगा ना, 40 बाई उतना कर देंगे ना सीधे हम। क्लियर हुआ? तो वैसे भी देखकर तुमको बेवकूफ़ बनाएगा। यानी कि मेन फॉर्मूला हमारा क्या है? Z इंटू मास ऑफ, एक एटम का मास डायरेक्ट दिया है तो डायरेक्ट हो जाएगा। आसान तरीके से निकल रहा है, आसान तरीके से निकाल लो। मोलर मास दिया है तो इससे निकाल लो। डन हो गया? तो सिंपल क्यूबिक में क्या आएगा फॉर्मूला? Z की जगह पे कितना रख दें? 1 रख दें। AQ लिखो, चाहे A की जगह पे 2R लिखो। अगर सवाल में रेडियस दिया है तो रेडियस लिखोगे, अगर एज लेंथ दिया है तो A लिखोगे। तो क्या आ जाएगा? इन सिंपल क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक में डेंसिटी बराबर 1 इंटू M/Na इंटू AQ आएगा बच्चों, चाहे क्या इंटू 2R का क्यूब आ जाएगा। आ गया समझ में? नोट कर लो जल्दी से। हो गया बच्चों, लिख लिए? कमांड आ गया। सिंपल क्यूबिक में Z बराबर कितना? एटम कहाँ कहाँ पे होगा? किसके अलॉन्ग कांटेक्ट में होगा? रिलेशन क्या आएगा? A बराबर पैकिंग फ्रैक्शन कितना आया? 0. चाहे 52% आएगा। ठीक है। पैकिंग फ्रैक्शन का जनरल फार्मूला क्या होगा? Z इंटू ऑक्यूपाइड वॉल्यूम वाला नहीं बोलोगे, Z इंटू वॉल्यूम ऑफ वन एटम डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। डन यहाँ तक? ठीक है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या आएगा? जनरल फार्मूला Z इंटू मास ऑफ वन एटम बाई AQ। मास ऑफ वन एटम को किससे रिप्लेस कर सकते हैं? मास ऑफ वन एटम को किससे रिप्लेस कर सकते हैं? M/Na से, M/Na से रिप्लेस कर सकते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है। और AQ को किससे रिप्लेस कर सकते हैं? 2R का होल क्यूब से। ठीक है। अगला स्टार देकर लिखो कोऑर्डिनेशन नंबर। अगला स्टार देकर लिखो कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका डेफिनेशन लिखवाना कोई ज़रूरी नहीं है, आइडिया तो है ना? ठीक। कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर लिख के डैश दो। लिखो एटम्स आर इन कॉन्टैक्ट अलोंग द एज, एटम्स आर इन कॉन्टैक्ट अलोंग द एज, एटम्स आर इन कॉन्टैक्ट अलोंग द एज, एटम्स आर इन कॉन्टैक्ट अलोंग द एज। लिख लिए? एनी गिवन एटम, लिखो एनी गिवन एटम, any given atom in simple cubic lattice, any given atom in simple cubic lattice, any given atom in simple cubic lattice, in simple cubic lattice is surrounded by, is surrounded by, is surrounded by, surrounded by six other atoms, 6
other atoms along the edge, 6 other atoms along the edge, 6 other atoms along the edge, लिख लिए? 6 other atoms along the edge. पैराग्राफ चेंज करके hence, पैराग्राफ चेंज करके hence, coordination number in simple cubic lattice, hence coordination number in simple cubic lattice is, coordination number in simple cubic lattice is 6, is 6. हो गया? ठीक है, तो यही मेन पॉइंट है. सिंपल में, बॉडी सेंटर में, सब में यही चीज़ हम रिपीट करेंगे, है ना. जरा डायग्राम में जाओ तो, पन्ना पीछे पलटो और सबसे पहला डायग्राम देखो तो, है ना, दिख रहा है? 8 कॉर्नर पे एक एटम है. बोलो जरा उस डायग्राम को देखकर बताओ तो, किसी भी 2 एटम के बीच का नियरेस्ट डिस्टेंस कितना है? 2r चाहे a. नेक्स्ट नियरेस्ट कितना है? नेक्स्ट नियरेस्ट का मतलब अगला नियरेस्ट कितना? √2 है. बहुत बढ़िया, है ना. इस कॉर्नर वाले के सबसे नज़दीक का आइटम ये होगा, दूसरा सबसे नज़दीक का आइटम ये होगा क्या? बोलो. और तीसरा सबसे नज़दीक का बॉडी डायगोनल वाला होगा. ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा और ये हो गया तीसरा. स्टार्ट लिखो तो, स्टार्ट लिखो तो, नियरेस्ट लिखो, नियरेस्ट लिखो, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस इन सिंपल क्यूबिक लैटिस बराबर नियरेस्ट नेबर, नेबर का मतलब पड़ोसी, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस इन सिंपल क्यूबिक लैटिस बराबर, इन सिंपल क्यूबिक लैटिस बराबर a बराबर 2r, बराबर a बराबर 2r, बराबर a बराबर 2r. लिख लिए? अगला लिखो एरो देकर, नेक्स्ट नियरेस्ट, नेक्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस बराबर, सिंपल में ही बात कर रहे हैं, है ना. तो नेक्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस बराबर √2a, √2a, √2 टाइम्स a. हो गया? अगला लिखो नेक्स्ट नेक्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस बराबर, नेक्स्ट नेक्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस बराबर, नेक्स्ट नेक्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस बराबर कितना? बॉडी डायगोनल का लेंथ पता है? बॉडी डायगोनल का लेंथ कितना होता है? √3 होता है. √3 है. कैसे? अभी अगला पढ़ाएंगे BCC, तो उसमें तो प्रूफ करेंगे ही. डायरेक्ट देख लो, ये a है, ये a है, तो ये √2a होगा, ये √2a है और ये a है, और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो √2a का स्क्वायर यानी 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 3a स्क्वायर का रूट यानी कितना आ गया? बराबर √3 है, बराबर √3 है. डन हो गया यहाँ तक? सिंपल क्यूबिक में पूरा कमांड हो गया. बोलो. ठीक है, तो अब तक क्या क्या तुमको कमांड होना चाहिए? जो टेबल पिछले क्लास में लिखवाए थे वो पूरा कमांड है. उसका 21 डेटा याद है अच्छे से? ठीक है, 21 जो 7 क्रिस्टल सिस्टम था उसमें 14 ब्रेविस लैटिस किसमें कौन कौन सा होता है याद है? सिंपल क्यूबिक में कौन कौन सा? PI और F. ठीक है, टेट्रागोनल. अगला कौन सा है? टेट्रागोनल. टेट्रागोनल में कौन कौन सा? P और अगला क्रिस्टल सिस्टम कौन सा है? अगला क्रिस्टल सिस्टम कौन सा है? ऑर्थो. उसमें कौन कौन सा? P और चारों. हाँ, PICF. याद हो गया? ठीक है, अगला क्रिस्टल सिस्टम कौन सा है? अगला क्रिस्टल सिस्टम कौन सा है? मोनोक्लिनिक. मोनोक्लिनिक में कौन सा? P और C. सही है. अगला क्रिस्टल सिस्टम कौन सा है? उसमें कौन कौन सा? P और बस P, केवल प्रिमिटिव. उसका अगला कौन सा है? हाँ, उसमें भी केवल प्रिमिटिव. और लास्ट वाला कौन सा का दूसरा नाम? और उसमें भी केवल कौन सा है? बोलो बच्चे. लास्ट वाला ट्राइगोनल का दूसरा नाम रोम्बोहेड्रल. चाहे रोम्बिक भी बोला जाता है, चाहे रोम्बस भी बोला जाता है. क्लियर हुआ? ठीक है, और उसमें केवल प्रिमिटिव. डन यहाँ तक? उसके बाद सिंपल क्यूबिक पढ़ा दिए. सिंपल क्यूबिक में एटम कहाँ कहाँ होता है याद हो गया? बोलना नहीं है. एटम कहाँ कहाँ होता है याद हो गया? किसके अलाउंग कॉन्टैक्ट में होता है याद हो गया? इफेक्टिव एटम कितना होता है याद हो गया? पैकिंग फ्रैक्शन का फार्मूला याद हो गया? जनरल फार्मूला और रिजल्ट दोनों याद हो गया? डेंसिटी का जनरल फार्मूला और रिजल्ट दोनों याद हो गया? कोऑर्डिनेशन नंबर समझ में आ गया?
बोलो, नियरेस्ट डिस्टेंस, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। समझ में आ गया अच्छे से? पूरा कमांड हो गया यहाँ तक? ठीक, मिलते हैं अगले क्लास में। अगले क्लास में देखेंगे बॉडी सेंटर। ठीक है।